नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का हृदय से स्वागत है और अभिनंदन है। सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। और कैसे कैसे नहीं है भाई साहब, अभिनंदन करें, क्योंकि इस बार वर्दी का साथियों सवाल है। इस बार वर्दी क्या करना है भाई साहब, लेकर आना है। तो उठाइए अपने गांडीव धनुष को। और आप सभी से एक ही निवेदन है कि आज की इस क्लास में आप सभी लोग अपने गांडीव धनुष को तब तक मत रखिएगा जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। कहते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना मिले सफलता नींद चैन सब त्यागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। साथियों, आप सभी लोगों को मेरी आवाज और वीडियो आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए सभी लोग अंकितेश्वर महाराज की। साथियों जय जय इसलिए क्योंकि तुम सब जानते हो मेहनत बहुत कर रहे हैं। और इस बार साथियों ध्यान रखना, जीएस में आप सभी लोगों को पूरे के पूरे नंबर दिलाने के लिए ये क्लास एकदम लल्लन टाप तरीके से तैयार है। तो मैंने तो अपना काम कर दिया। अपने दोस्तों साथियों में क्लास को पहले शेयर कर दो, जिससे कि अगले साथियों ध्यान रखना 50 मिनट आप सभी लोग हमारे साथ लग करके मेहनत कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक सवाल को। साथियों सवाल को सही दिशा में, सही डायरेक्शन में भेजने के लिए, क्योंकि प्रश्नों को साथियों ध्यान रखना, ये लगता है कि उनसे बहादुर कोई नहीं। साथियों उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उनके मुकाबले में कोई नहीं है। आ जाओ, आपको आज एक नई चीज बताता हूं। आज की जो क्लास होगी उसमें साथियों ध्यान रखना, आप सभी लोगों को 100 प्रश्न दूंगा। ये 100 प्रश्न जो हैं ये तय करेंगे कि आप कितने बहादुर बन चुके हो। साथियों मेरा ये मन है कि मैं अगले 4-5 दिन में, साथियों ध्यान रखना, आज ये तय हो जाएगा कि मैं अगले दिन अगला टॉपिक लेकर आऊं या साथियों ऐसे ही चलने दूं। साथियों मेरा ये मन है कि मैं एक दिन में, आज जैसे इतिहास के 100 प्रश्न आपको करा रहा हूं, ऐसे ही किसी दिन साथियों ध्यान रखना आपको 100 प्रश्न पॉलिटी के और 100 प्रश्न इकोनॉमी, 100 प्रश्न ज्योग्राफी, 100 प्रश्न साइंस और 100 प्रश्न यूपी जीके और करंट अफेयर्स के भी करा दूं, जिससे आपको 100 प्रश्नों के एक एक सेट पेपर मिल जाए अलग से। बहुत अच्छे लेवल के एकदम बेस्ट क्वेश्चन जो आप सभी लोगों के पेपर में आपको बिल्कुल एकदम फायदा दे। तो आज की क्लास में एक नया प्रयोग है, मैं आपके सामने कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो अगली क्लास में जो टॉपिक आप बता दोगे वही मैं लेकर आ जाऊंगा। 100 सवाल हैं, एक एक करके धुआं कर दो। साथियों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर आपका मन करे तो बहुत सपोर्ट करना और दिल खोल करके साथियों जो बालक अभी बीच में जुड़े उनको बताना। जिनके नंबर साथियों 80, 85, 90, 60, 70 बनने लगे हैं वो समझ लेना कि 90 नंबर बनने में टाइम नहीं लगेगा। ये जो मैं पंच मारने वाला हूं ना, पंच मतलब अंतिम एक तरीके से घूंसा। ये घूंसा ऐसा होगा जो तुम्हारे साथियों नंबर को कम से कम 10 से 15% बढ़ा देगा। यदि आपके नंबर साथियों 60-70 बन रहे हैं ना, तो ये 80 पहुंचा देगा। अगर इस तरीके की सीरीज में आप 5-6 दिन लग के मेहनत कर लिए तो। सच में कह रहा हूं, जैसे आज इतिहास में 100 सवालों को करा रहा हूं, आप देखना बिल्कुल नए सवाल है। इसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। बताइए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। सभी लोग जानते हैं, थोड़ा सा स्पीड में अगर चलेंगे तो बेहतर लगेगा। 322 बीसी में इसने स्थापित किया था। इसकी राजधानी प्यारे साथियों पाटलिपुत्र हुआ करती थी। आप सभी लोग लगा लेना। अगला सवाल देखिए, कह रहा गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में इतिहास में जाना जाता है? इतिहास में गुप्त काल को, भारत का जब साम्राज्य पढ़ेंगे तो 200 साथियों ध्यान रखना 75 से लेकर 550 एडी के बीच में गुप्त साम्राज्य को भारत के इतिहास का स्वर्णकाल कहा गया है। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक ढंग से उपयोग किया है? यह जो सत्याग्रह शब्द दिया गया है ना, ध्यान रखना, इस शब्द को गांधी जी के जो चचेरे भाई हैं उन्होंने साथियों प्रयोग किया था। लेकिन हमारे देश के साथियों ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग किया। यह जो शब्द है ये दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पहली बार प्रयोग किया था। प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में, नोट करके डाल लेना, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इसका पहला प्रयोग किया था। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में प्यारे साथियों ध्यान रखना, इन्होंने 1917 में चंपारण में साथियों ध्यान रखना पहला शब्द का प्रयोग किया है। तो चंपारण में साथियों ध्यान रखना जब नील का आंदोलन कर रहे थे तो पहला प्रयोग किया था। बताइए भारत का संविधान किस साल साथियों लागू हुआ था? मेरे प्यारे दोस्तों आपने सुना होगा 1950, 26 जनवरी की डेट जब संविधान को लागू किया था। बताइए बनकर कब तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन हमने इसको अंगीकृत कर लिया था।
तो नोट करके डाल लेना, अंगीकृत कर लिया था। साथियों मैं फिर कह रहा हूं, लगाइए एक एक सवाल पर ऐसा निशाना कि सवाल भूत बन जाए, एकदम उसको लगना चाहिए कि किसी के चंगुल में फंस गया है। बताइए भारत का पहला प्रधानमंत्री इनमें से कौन था? साथियों भारत का पहला प्रधानमंत्री, यह सवाल यूपीएसआई 2000 साथियों ध्यान रखना अभी 26 में आया, आपका 16 मार्च का प्रश्न था, माफी चाहूंगा 14-15 मार्च को जो पेपर हुआ था उसमें प्यारे साथियों आया हुआ प्रश्न था। यूपीएसआई 2000 साथियों 26 का प्रश्न, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? अब इस सवाल में मेरा दोष मत निकालना, वैसे इतना सड़ा हुआ सवाल मुझे उम्मीद नहीं है कि आपके पेपर में पूछ ले, लेकिन एग्जामिनर ब्रह्म है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सवाल से देखकर ही साथियों ध्यान रखना, ये पता चलता है कि भैया 14 भैया याद करो नवंबर को उनका जन्मदिन होता है, बाल दिवस मनाते हैं जवाहरलाल नेहरू जी को। साथियों आप सभी लोग लगा लेंगे। अच्छा देखो इसमें बहुत सारे प्रश्न छुपे हैं। सरदार पटेल हमारे पहले गृह मंत्री थे, तो पहला गृह मंत्री किसको बनाया गया? इनको बनाया गया। साथियों पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, तो लिख लेना उप प्रधानमंत्री भी पहले यही थे। अब ये पूछ लेता चलो फिर भी लेवल का था। साथियों राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति कहे जाते हैं, तो पहले राष्ट्रपति जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। मौलाना आजाद पहले शिक्षा मंत्री थे, आप सभी लोग जानते हैं, तो देश के पहले शिक्षा मंत्री जो हैं वो आपको याद रहेंगे। अगला सवाल देखिए, बताइए इनमें से भारत का राष्ट्रीय पक्षी इनमें से कौन है? तो 1963 में आपने सुना होगा भारत के राष्ट्रीय पक्षी की घोषणा जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने कर दी थी। इसके पहले देश का कोई राष्ट्रीय पक्षी इत्यादि नहीं होता था। पहली बार साथियों ध्यान रखना मोर को एक तरीके से हम सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, 1963 में इसकी घोषणा हुई थी। ये अच्छा सवाल था। बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल इनमें से कौन सा है? प्यारे साथियों अगर यही शब्द आरटीआई डालकर पूछ देता तो कोई नहीं, ध्यान रखना कोई नहीं होता साथियों, क्योंकि आरटीआई में सरकार ने कहा कि हमारे देश का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। लेकिन प्यारे साथियों इन दिए गए ऑप्शन में साथियों हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल और यूपी का भी साथियों ध्यान रखना राज्य खेल माना जाता है, तो यूपी का राज्य खेल भी हॉकी है, ध्यान रखना। अगला सवाल 8वां, बताइए मानव सभ्यता के विकास की इनमें से पहली अवस्था किसे माना जाता है? सवाल देख करके डरना मत, मैं फिर कह रहा हूं एक एक सवाल को भूत बना दो। यदि तुम पहले 10 सवालों में लीड ले लिए और तुमने 10 सवालों में पहले ही साथियों 8, 9 या 10 अंक ले आए तो मजा आ जाएगा। बताइए मानव सभ्यता का जो पहला चरण था वो कैसा था? ध्यान से देखिए, कह रहा है शिकार और संग्रहण का, कृषि अवस्था, पशुपालन की अवस्था, साथियों ये पशुपालन की अवस्था है, और तीसरा औद्योगिक अवस्था। बताइए जल्दी से, बहुत अच्छा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं तुम्हारा उत्तर सही आना चाहिए। हम सभी लोग जानते हैं मानव शरीर के, आप सभी लोग जब बारे में बात करते हैं तो पाषाण काल से जानकारियां मिलती हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पुरा पाषाण काल पढ़ेंगे, तो पुरा पाषाण काल जो था इसमें मनुष्य केवल शिकार पर निर्भर करता था। साथियों दूसरे में आओगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो है उसने प्यारे साथियों ध्यान रखना चित्रकला इत्यादि सीखी। साथ में मनुष्य ने पशुपालन शुरू कर दिया था। साथियों इसके बाद नवपाषाण काल आएगा, तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने खेती शुरू कर दी थी, कृषि। तो अब यहां पर कह रहा है पहला चरण जो है वो शिकार और संग्रहण के लिए जाना जाता है, ए ऑप्शन लगा लीजिए। साथियों मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल ये सब आपको याद होंगे। अगला देखो, बताइए मानव ने आग का प्रयोग पहली बार पुरा पाषाण काल में सीखा था। हम सभी लोग जानते हैं पुरा पाषाण काल में आग का साथियों पहला प्रयोग मनुष्य ने कर लिया था। यहां से प्रश्न के उत्तर को भूत बनाते हुए चलना। साथियों अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। नवपाषाण काल साथियों स्थायी निवास मनुष्य ने बना लिए, तो लिख लेना स्थायी निवास बना लिए। साथ में साथियों गर्त निवास, गड्ढा बना करके रहने लगा। साथ में खेती के बारे में जानकारी जो है वो मिल गई थी। ताम्रपाषाण काल ये सिंधु घाटी सभ्यता जिसको नगरीय सभ्यता कहते हैं, साथियों मनुष्य नगरों में रहने लगा था। 10वां कह रहा है मानव कृषि कार्य के साथियों साक्ष्य किस युग में आरंभ हुए थे? बताइए पाषाण काल को। इस क्लास को ये समझ के लेना कि आज की क्लास से इतिहास को पूरा भूसा बना देना है, समझ में आया? एक बच्चा कह रहा है गुरुजी सर क्या ऐसे सवाल आएंगे क्या? बिल्कुल हद कर दी आपने। अच्छा जी, नाम क्या है तुम्हारा? पवन कुमार। सही कह रहे हो, हमसे ज्यादा तो बच्चा तुमको ज्ञान है। हमसे गलती हो गई, हमने क्लास ही लगा ली, और तुमको गलती हो गई, हमारी क्लास में आ गए। एक कह रहा गुरुजी हद हो गई, ऐसे सवाल पेपर में आएंगे। हमारी नहीं, ये हद तो एग्जामिनर की है।
समझ रहे हो? उससे पूछो जाकर के क्यों पूछ दिया था पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला साथियों सोचो रजिया सुल्तान क्यों पूछ दिया उसने? उससे तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही पूछने की है, और आते हो हमसे पूछने के लिए। अब हम क्या करें? चलो कोई बात नहीं, तुम आईएएस का पेपर दे लेना, तब आना, हमारे इस पेपर को छोड़ दो। ये होमगार्ड की वर्दी तुम्हारे लायक है भी नहीं, और तुम जिस लायक बनने की कोशिश कर रहे हो उस लायक में तुम कुछ नहीं बन पाओगे। ये लो कलम तुम्हारे नाम की तोड़ दी। अगर ईमानदारी से तुम पढ़ ही नहीं सकते हो तो क्या ही तुमको मिलेगा? सोचो तुम। अरे भैया हम आरओ और पीसीएस के बच्चों को पढ़ाते हैं, 2020 में पीसीएस का इंटरव्यू देके बैठे। तुम लायक हो, तुमको हम आईएएस के सवाल करा दें, दे भी आईएएस के सवाल, ऊपर से नीचे तक लबालब पसीने से डूब जाओगे। समझ में आया? लेकिन पेपर की औकात देखो, पेपर का लेवल देखो, फिर पता चलेगा। जब यूपीएसआई का ये लेवल है तो भैया थोड़ा डर के रहना, और हार्ड की बात मत करना। हार्ड तो हम तुमको इतना करा देंगे, अभी कल संडे को इतिहास की मैराथन है, भूत बना देंगे सवालों को। आ जाना तुम हमारे साथ। बताइए मानव सभ्यता ने मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किए थे? तो सभी को पता होगा, मानव ने नवपाषाण काल में कृषि साक्ष्य शुरू किए थे। अगला सवाल देखने की बजाय आप सभी लोग मुझे पहले ये बताइए, क्या 10 में तुम्हारे 10 अंक बने हैं, या 10 में से साथियों तुम्हारे आपके सबके 8 या 9 अंक बने हैं? प्यारे साथियों, अगर 8-9 बन रहे हैं तो पेपर में सोचिए 80 और 90% ही अभी आप तैयार हैं। यदि आप 100 में 100 अंक ले आइए तब तो हम माने कि हाँ आपका लेवल पहुंच गया उस लेवल पर। बात समझ रहे हैं? बुरा मत मानिएगा, आप सभी लोग नोट करके डालिए। एक बच्चा कह रहा है करंट अफेयर्स के सवाल, तुम हमारी क्लास में कभी आते ही नहीं हो, तुमको करंट अफेयर्स क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इन बच्चों से पूछो कितने करंट अफेयर्स के सवाल कराते हैं। एक क्लास में कम से कम 10 करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं। कोई भी क्लास उठा के पिछली वाली देख लो। अब उसमें हम बीच में तो नहीं डाल देंगे, है ना? इसका मतलब है तुम कभी हमारी क्लास में नहीं आते हो, तुम बीच में कूद पड़े हो सकता है किसी मास्टर ने तुमको भेज दिया हो कि जा भैया उस क्लास में एक बुरा सा कमेंट करके आ जा। है भोलेनाथ की सौगंध, तुमको पेपर भी नहीं मिलेगा। जाओ, तुमसे कह दिया अगर तुमने बदतमीजी करी इस तरीके से हमारी क्लास में, किसी के बहकावे में मत आना। पेपर से पहले तुम सिर्फ और सिर्फ गुरुओं की आज्ञा का पालन करना। कह रहा है बताइए मानव द्वारा सर्वप्रथम किस तथा का प्रयोग किया गया था? किस धातु का प्रयोग किया गया था? किस धातु को लिख लीजिएगा, यहां पर किस धातु को लिखना। तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा, लोहा, सोना या चांदी, तो सबसे पहले तांबे का मनुष्य ने प्रयोग करना शुरू किया था। सिंधु घाटी सभ्यता तक के साक्ष्य इसके बारे में हमें जानकारियां देते हैं। तो मानव सभ्यता में सबसे पहले, प्यारे साथियों ध्यान रखना, मनुष्य ने तांबे का ही प्रयोग जो है वो सीखा था। आप नोट करके डाल लेंगे। अगला सवाल देखो, कह रहा है हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब की गई थी? याद करिए, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे पड़ता है, और इसको दयाराम साहनी जो है उन्होंने प्यारे साथियों खोजा था। दयाराम साहनी ने, साथियों ध्यान रखना, वर्ष 1921 में इसे खोजा था। ये पाकिस्तान के पास पड़ता है, अभी भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। नोट करके डाल लेना, पाकिस्तान में पड़ता है। साथियों ये क्षेत्र जो है ये पाकिस्तानी पंजाब में आता है, अब विलुप्त हो गया है, खोज के दौरान आए थे, आप सभी लोग याद रखना। अगला सवाल देखो, कह रहा है इनमें से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? प्यारे साथियों हड़प्पा सभ्यता में जब आप मोहनजोदड़ो को पढ़ोगे तो वहीं से स्नानागार मिला था, वहीं से सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। साथियों ध्यान रखना, स्नानागार मिला है, यहीं से अन्नागार जो सबसे बड़ी रचना थी, अनाज रखने के लिए ग्रेनरी जिसको कहते हैं, ये सब भी यहीं से मिले थे। तो साथियों मृतकों का टीला इनमें से मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। ए ऑप्शन आप लगा लेना। अगला सवाल 14 नंबर, मोहनजोदाड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? यारे साथियों आपने सुना होगा राखालदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो की खोज कर दी थी। सभी लोग नोट कर लेना, किसने खोजा? राखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। यह भी पाकिस्तान में पड़ता है, ध्यान रखना। चुपचाप बैठकर जो बातें करे करने देना, तुम पढ़ लो, मेरी बात मानते हो ना? मिसलेनियस क्वेश्चन इतने करा दिए हैं कि उसी में पूरा पेपर फंस जाएगा। मैं जानता हूं, तुम अगर ये 7 दिन या 4 दिन 5 दिन जो तुम्हारा मन करे बता देना, एक एक टॉपिक को पढ़ लो, पेपर में भूत बना देंगे एक एक सवाल को। फिर से कह रहा हूं, देख लेना, किसी के बहकावे में मत आओ। अब तुम कम से कम विश्वास कर लो, इतने दिन तो तुम बहकावे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। कम से कम ये देख लीजिए पेपर में, अब तो कम से कम जाग जाओ। हैं, आ जाओ जल्दी से। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? मातृ देवी है
ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मात्र सत्तात्मक थी। ध्यान रखना मात्र सत्तात्मक थी, मात्र सत्तात्मक। याद रखना मतलब इसमें माताओं का साथियों ध्यान रखना शासन चल रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी जो है उनकी प्रतिमा कहां से मिली है, जल्दी से बताइए फटाफट से। तुरंत कहोगे गुरुजी कांसे की एकमात्र देवी की प्रतिमा हमको साथियों मोहनजोदाड़ो से मिली है। अगला देखिए कह रहा है इनमें से किस तथा प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे। किस धातु का, ध्यान रखना किस धातु जो है उसका प्रयोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे। तो लोहे का नहीं करते थे। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई है। याद रखना उत्तर वैदिक काल जो है उसमें लोहे की खोज हुई है। ध्यान रखना ये जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 BC से लेकर यारे साथियों 600 BC के बीच का समय है। जबकि यदि हम सिंधु घाटी की बात करें तो इसकी ऑफिशियल डेट 2350 BC से लेकर यारे साथियों 1750 BC के बीच में है। क्योंकि आप जानते हैं BC में चीजें उल्टा चलती हैं, तो ये आप सभी लोगों को याद रखना है लोहे की खोज नहीं हुई थी। बताइए किस हड़प्पा स्थल से काशी तथा साथियों ध्यान रखना नर्तकी के साक्ष्य जो हैं वो प्यारे साथियों मिले हैं। काशी के साथियों ध्यान रखना और नर्तकी के साक्ष्य मिले हैं। जल्दी से बताइए फटाफट से। सवालों को सच में उनके तरीके से ही हैंडल करना शुरू करिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा, है ना। जल्दी से बताइए किस हड़प्पा स्थल से काशी तथा नर्तकी के साक्ष्य मिले हैं। मैंने अभी आपको बताया एक डांस करने वाली लड़की के साक्ष्य। साथियों ध्यान से देखो कांसे की मूर्ति जो है वो साथियों ध्यान रखना यहीं से मिली थी। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18। आर्य भारत में सबसे पहले कहां पर आकर बसे थे। अब आपके सामने वैदिक काल का टॉपिक है, ध्यान रखना। आर्य सबसे पहले आकर पंजाब में बसे थे। यह घटना 1500 BC के करीब है। मैक्स मूलर कहता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, मतलब विदेशी थे, हमारे भारत के नहीं थे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इनमें से किसको माना गया है। तो इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है, 250 ऋचाएं थी। अगर ये पहला देवता है तो दूसरा किसको माना गया, दूसरा अग्नि को माना गया, 200 ऋचाएं हैं। तीसरा प्रमुख देवता वरुण को माना गया है, वरुण को भी प्यारे साथियों 200 ऋचाएं हैं। तो ये दोनों समान हैं, लेकिन दूसरा प्रमुख देवता अग्नि को मानते हैं। इंद्र को साथियों देवराज या देवताओं का साथियों राजा कहते थे। बताइए ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सबसे ज्यादा पवित्र नदी किसको कहा गया है। तो नदियों की माता किसको कहते थे, नदियों की माता साथियों ध्यान रखना। और सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को कहा गया है, ध्यान रखना। जबकि सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का है, तो सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिला है। तो सर्वाधिक वर्णन जो है वो सिंधु नदी का है, ध्यान रखना। गंगा का केवल एक बार वर्णन है, लिख लेना, एक बार वर्णन जो है वो आपको मिलेगा। और यमुना का 3 बार वर्णन किया गया है, 3 बार वर्णन किया गया है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल 21 नंबर। ऋग्वेद के 10वें मंडल को जब आप पढ़ेंगे उसमें साथियों उल्लिखित पहली बार क्या मिलता है। साथियों पहली बार क्या मिलता है, तो साथियों ऋग्वेद के 10वें मंडल में जाएंगे तो आपको पुरुष सूक्त मिलेगा। ये जो पुरुष सूक्त है इसी में 4 वर्ण मिलेंगे आपको, 4 वर्ण। और इन 4 वर्णों में आपको सबसे पहले ब्राह्मण मिलेगा, दूसरे नंबर पर प्यारे साथियों क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर आपको वैश्य मिल जाएगा साथियों, ध्यान रखना, तीसरे पे वैश्य, और चौथे नंबर पर प्यारे साथियों आपको शूद्र मिल जाएगा। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे। अगर पूछ दे पेपर में बताओ ब्राह्मण का पहला उल्लेख कहां मिला, साथियों नोट करके डालिएगा आप सभी लोग कि शूद्र का साथियों ऋग्वेद में पहला उल्लेख 10वें मंडल में। अगला सवाल गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, जल्दी से बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहां गुरुओं की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं गुरु से बढ़कर कोई दूजा, जहां गुरु होते हैं वहां सब काम बन जाते। भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, और गुरु निंदा जो है करते कभी वो पढ़ नहीं पाते। लिख लीजिए, वक्त है खुद को बदलिए। कह रहा है गायत्री मंत्र का उल्लेख आप सभी लोग जानते हैं, ऋग्वेद को जब पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में साथियों तीसरा मंडल है, वहीं पर इसका उल्लेख किया गया है। प्यारे साथियों गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा संकलित है। तो याद रखना विश्वामित्र ने क्या किया, इसका संकलन किया है। प्यारे दोस्तों एक प्रश्न और आता है, गायत्री मंत्र किस देव को समर्पित है, तो सूर्य देव को समर्पित है। इन्हीं को सावित्री या सविता भी कह देते हैं। जल्दी से बताइए। अगला सवाल 23 नंबर। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा
अब तुम ऋग्वेदिक आर्यों की बात करते हो, तुम ऋग्वेद की बता दो। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत कही जाती है। प्यारे साथियों ध्यान रखना, वैदिक संस्कृत, इसके बाद लौकिक संस्कृत और संस्कृत, तीनों में अंतर होता है। ध्यान से नोट कर लेना, लौकिक संस्कृत और संस्कृत में अंतर होता है। जो वैदिक संस्कृत होती है उसमें वेदों की रचना की गई है, ये आप सभी लोग याद रखना। तो वेदों की रचना इसमें की गई है। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत की रचना की गई है। तो लिख लेना, रामायण और महाभारत जो है उसकी रचना साथियों ध्यान रखना इसमें की गई है। जबकि संस्कृत हमारी आज जो बोलचाल की है वो है, ध्यान रखना। तो वास्तव में इसका दूसरा ऑप्शन नहीं था, नहीं तो हम लगाते वैदिक संस्कृत ही। याद रखना, जब दिया नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। पाली भाषा बौद्ध धर्म की है, नोट करके डाल लेना। जबकि प्राकृत जो है ये जैनियों की भाषा है। अगला सवाल देखिए 24 नंबर, महावीर स्वामी ने जताइए किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में दिए नहीं, संस्कृत में साथियों इन्होंने उपदेश दिए, प्राकृत में उपदेश दिए थे। इसी को प्यारे साथियों अर्धमागधी भाषा भी हम सभी लोग कह देते हैं। तो इसी को अर्धमागधी भी कह देते हैं, लेकिन मागधी नहीं कहते। प्राकृत को अर्धमागधी भी कहा गया लेकिन मागधी नहीं कहा गया। तो इसको आप लगा लेंगे, पाली जो है वो बौद्धों की भाषा है, जबकि संस्कृत जो है वह वैदिक परंपरा के अनुसार एक भाषा है जो निकली है बाद में। बताइए महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो प्यारे साथियों आप सभी लोग जानते हैं 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल की तराई में हुआ है। और अशोक का एक अभिलेख है जिसका नाम है रुम्मनदेही अभिलेख। साथियों ध्यान रखना, उससे ये जानकारी जो है वो प्यारे साथियों मिली है। तो लिख लेना, रुम्मनदेही अभिलेख से हमें जानकारी जो है वो मिली है। अगला सवाल देखो, कह रहा है बताइए बुद्ध ने गृह त्याग के बाद बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में साथियों ध्यान रखना, जब बुद्ध ने गृह त्यागा था तो उसको क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं घर त्याग की घटना को। और इसका प्रतीक जो है वो घोड़ा है। प्रतीक जो है वो क्या है? तो घोड़ा है, ध्यान रखना, घोड़ा घोड़ा। महात्मा बुद्ध का जो घोड़ा था उसको कंथक के नाम से जाना गया है, ध्यान रखना। अगला सवाल कह रहा है महाअभिनिष्क्रमण नहीं, निर्वाण मृत्यु को कहते थे, बोधि उनके ज्ञान के वृक्ष को कहते थे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बताइए किस साल हुई थी? फटाफट देखो, एक भी सवाल को छोड़ना नहीं है, सवाल को एकदम भूसा बना दो। साथियों बताइए 528, तुम सभी लोग जानते हो 563 में बुद्ध को साथियों जन्म हुआ था। बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सभी लोग जानते हैं 35 साल के जब बुद्ध थे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 13 में 5 गए 8, साथियों यहां बचे आपके 5 में 3 गए 2 और यहां आपके पास साथियों 5 हटा दीजिए। 528 बीसी में इनको ज्ञान की प्राप्ति प्यारे साथियों बोध गया में हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं जिस नदी के किनारे हुई उसका नाम निरंजना था, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। 29 साल के बुद्ध नहीं थे साथियों, 35 वर्ष के थे जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। 29 साल में तो घर छोड़ा था। अगला सवाल देखो 28 नंबर, 6 शत्रुओं के नाशक किस शासक को कहा जाता है? साथियों आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, एक अजातशत्रु नाम का राजा हुआ था। अजातशत्रु को अपने शत्रुओं का नाशक कहते हैं। साथियों आ का मतलब नहीं और शत्रु का मतलब साथियों जिसका कोई शत्रु ही ना हो, मतलब 6 शत्रुओं का नाशक कहते हैं। साथियों ये पितृहंता भी कहा जाता है, अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पे आया था, तो इसको पितृहंता भी कहा गया है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 29, अलेक्जेंडर जिसको सिकंदर कहते हैं, हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा। टॉपिक वाइज चीजों को बढ़ा रहे हैं आगे। बताइए 326 बीसी में आक्रमण किया था। मगध का राजा उस समय घनानंद था। इसको साथियों अग्रनीज के नाम से जाना गया है, तो लिख लेना इसी का एक नाम अग्रनीज भी है। याद रखना यूनानी भाषा क्योंकि सिकंदर के समय बोली जाती थी, तो अग्रनीज आपको याद रहेगा। 30 नंबर, अलेक्जेंडर किस राज्य का शासक था? तो प्यारे साथियों मैसिडोनिया के राजा फिलिप का ये बेटा था। साथियों इसके पिता का नाम जो था वो फिलिप था, ध्यान रखना फिलिप। तो मैसिडोनिया के राजा फिलिप का साथियों ये बेटा हुआ करता था। चलो अच्छा ये बताओ तुम 30 में से कितने ऐसे बालक रहे जिनके 30 में 30 अंक आए हैं? यदि 30 में 30 अंक नहीं आए तो तुम खुद से पूछो, इतिहास में इतना पढ़ा फिर भी 30 में 30 काहे नहीं आ रहे हैं? इसकी वजह मैं तुमको बताऊं, इसकी एक वजह यह भी है कि तुम्हें आ चुका है घमंड, और ये जिस भी व्यक्ति को आया वो बिल्कुल चूर हो गया। एक बार रावण को ऐसा घमंड आया था, समझ में आया, तो उसका साथियों बेड़ा पार हो गया।
कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर कह रहा हूं, इस दुनिया में जिसको घमंड आ गया कि नहीं मेरे से ज्यादा ताकतवर तो कोई है ही नहीं, तो साथियों ध्यान रखना फिर कुछ नहीं हो सकता। साथियों तुमने इतिहास इतना पढ़ा, अंकित सर से इतनी मैराथन ली, अगर तुम्हारे अभी भी नंबर 30 साथियों नहीं बन रहे तो बहुत गलत बात है। 25 प्लस क्वेश्चन जो है वो हाई लिस्टेड में है, याद रखना, मतलब ये वो नंबर है जिससे कम तो आने ही नहीं चाहिए थे। अगर अभी भी नंबर नहीं बढ़ रहे ना तो साथियों थोड़ा सा ताकत लगाइए और एक बार साथियों हुंकार भर दीजिए। अगले सवाल जो मैं आपको कराऊं ना, एक एक प्रश्न को सॉल्व करना और ईमानदारी से उत्तर बताना। बताइए प्रसिद्ध व्याकरण साथियों आचार्य पतंजलि जो हैं, साथियों ध्यान रखना पतंजलि जो हैं वो किसके समकालीन थे, जरा बताओ सभी के सभी। याद रखना कर्ण ने झूठ बोला था अपने गुरु से, तुम झूठ मत बोलना। जल्दी से बताइए फटाफट, जो कह रहे हैं 30 में 30 ना, एक बार कर्ण से सीख कर आओ। हैं मुझे भी पता है किसी के 28, 29, 30 ऐसे ही बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे, 31 नहीं आ जाएंगे। 31वां सवाल देखो, कह रहा है बताइए प्रसिद्ध व्याकरण के जानकार पतंजलि किसके समकालीन थे। प्यारे साथियों पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, ये एक पुरोहित थे और इसी के दरबार में यज्ञ इत्यादि कराया करते थे। बताइए शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था जिसने मिनांडर को युद्ध में हरा दिया था। तो लगा लीजिएगा मिनांडर जो आया था ना उसको साथियों ध्यान रखना, मिनांडर को युद्ध में हराया, ध्यान रखना युद्ध में हराया, युद्ध में हराया। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अगला सवाल 32 नंबर के बाद 33, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो किस राजवंश के समय हमें मिलता है। भूमिदान का साथियों सबसे पहला उल्लेख जो है वो आप सभी लोग जानते हैं हमें किसके समय मिला था साथियों, मौर्य वंश के समय, शुंग वंश के समय। जब आप सभी लोग सातवाहनों को पढ़ेंगे ना तो एक रानी नागमिका हुई हैं, सातवाहनों में रानी नागमिका हुई है, ध्यान रखना रानी नागमिका हुई है, नागमिका। इनका एक अभिलेख मिला है, ध्यान रखना, जिसको ननय घाट या नासिक अभिलेख कहते हैं। इनका अभिलेख क्या है, ननय घाट, ध्यान रखना ननय घाट, इसी को नासिक अभिलेख कहते हैं। तो नासिक अभिलेख जब आप पढ़ेंगे तो उसमें प्यारे साथियों ध्यान रखना इसका वर्णन किया गया है। आप सभी लोग नोट करके डाल लीजिएगा, इसी को साथियों लगा लेना। साथियों ये हमारे भारत में पहला भूमिदान का अभिलेख था। एक और बहुत सुंदर सा सवाल लिखा हूं, नोट करके डाल लेना। एक सवाल है, बताइए भारत में संस्कृत का पहला अभिलेख कौन सा था। तो संस्कृत का पहला अभिलेख प्यारे साथियों नोट कर लेना, बहुत पूछा जाता है पेपर में। साथियों ध्यान रखना ये आपने पढ़ा होगा, शक राजा रुद्रदामन थे, उनका अभिलेख आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है रुद्रदामन के अभिलेख में। प्यारे साथियों एक प्रश्न और लिख लो, बताओ भारत शब्द का, भारत जो शब्द है इसका पहला अभिलेख में कहां पर उदाहरण मिला। पहला उदाहरण साथियों ध्यान रखना हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है उसी में मिला था। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है साथियों ध्यान रखना उसी में मिला था। ये एक अभिलेख है, खारवेल नाम के राजा ने बनवाया था। एक प्रश्न और आता है कि बताओ सती प्रथा का पहला अभिलेखी उदाहरण। तो जब सती प्रथा को पढ़ोगे तो सती प्रथा को प्यारे साथियों ध्यान रखना 510 में एक एरण अभिलेख मिलेगा, भानुगुप्त नाम के राजा का है, उसी के समय का साथियों अभिलेख है जिसमें इसका उल्लेख मिला है। लिखाने के लिए तो मैं 500 अभिलेख लिखा दूं लेकिन तुम भूल जाओगे, क्या फायदा। लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना याद कर लो, और तुम्हारे लिए अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है साथियों। 50 तो अभिलेख अशोक के ही मिल जाएंगे। भारत के इतिहास के जितने भी अभिलेख हैं वो सारे लिखा दूं, अभी 500 से ज्यादा लिखा दूं तो कहो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो, इनको याद कर लो, अभिलेखों का पूरा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। लेकिन हमारे पास थोड़ा समय की पाबंदी है, हम 100 सवालों को कराने वाले हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। बताइए शीशे के सिक्के हमारे भारत में सातवाहनों ने चलाए थे। इन्होंने साथियों ध्यान रखना कोटीन के सिक्के भी चलाए हैं। ये कोटीन क्या होती है, एक पक्की मिट्टी होती थी। अगला देखो कह रहा है बताइए भारत में सबसे पहले किस राजवंश के शासकों ने सोने के सिक्के जो हैं वो साथियों चलाए थे। तो हमारे देश में साथियों वैसे तो यूनानी जो आए थे मिनांडर, उन्होंने पहला सिक्का चलाया, लेकिन जब यूनानी नहीं है तो कुषाणों को लगा दीजिए। इनमें साथियों विम कैटफिश और कुजुल कैटफिश सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाते हैं। शुद्ध सोने के सिक्के भी आप सभी लोगों को याद रखना है, ये चलाते हैं। साथियों ध्यान रखना अगर सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात करें तो लिख लेना सर्वाधिक सोने के सिक्के, सोने के सिक्के जो हैं वो प्यारे साथियों गुप्त राजाओं ने चलाए थे। इसको स्वर्णकाल कहते हैं इतिहास का। अगर कोई पूछे पहली बार किसने सोने के सिक्के चलाए तो लिख लेना पहली बार साथियों ध्यान रखना
पहली बार सोने के सिक्के जो हैं, सोने के सिक्के भारतीय भूमि में यूनानियों के मिलेंगे, आप सभी लोग याद रखना। तो पहली बार सोने के सिक्के यूनानियों के। सबसे पहले किस शासकों के साथियों भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, तो कुषाणों ने चलवाए थे। इन्हीं के सबसे शुद्ध सोने के सिक्के हैं और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त राजाओं ने। अगला कह रहा है बताइए हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 तक मिलेगा। कन्नौज को इसने अपनी राजधानी जो है वो प्यारे साथियों बनाया था। नोट डालकर लिखिएगा कन्नौज को राजधानी। अगला सवाल 37 नंबर, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो भारत में 630 में आया था और 645 तक रहा था, इसको विदेशी यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। विदेशी यात्री जो हैं उन यात्रियों का साथियों ध्यान रखना, इसको राजकुमार कहते हैं। 100 से ज्यादा यात्रा देशों की थी। इसने साथियों किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, तो हर्षवर्धन के समय ही की थी। इसकी एक किताब बड़ी फेमस है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, शायद सुना तो होगा ही, CU की नाम की, ध्यान रखना, ये इसी की किताब है, आप ध्यान रखना। अगला सवाल 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बताइए प्रयाग प्रशस्ति की रचना इनमें से किसके समय की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, आप सभी लोगों को बताना है किसने इसकी रचना की थी। तो साथियों बाणभट्ट जो समुद्रगुप्त के समय आपको मिलेगा, किसके समय मिलेगा, तो समुद्रगुप्त के समय आपको मिलेगा। बाणभट्ट ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। हर्षवर्धन ने नहीं की, हर्षवर्धन तो 3 ग्रंथों की रचना करता है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कल्हड़ जो है इन्होंने प्यारे साथियों ध्यान रखना राज तरंगिणी नाम के ग्रंथ की रचना की है। और साथ में साथियों जयदेव जो हैं इन्होंने गीत गोविंद नाम का ग्रंथ जो है वो साथियों लिखा है, आप सभी लोग याद रखना। क्लियर है। अगर आपको याद नहीं हो रहा ना ये सब कुछ, तो भाई साहब रिवीजन बढ़ा लीजिए, इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगा। एक भी बालक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये PDF साथियों ना मिले, है ना। प्यारे साथियों एग्जामपुर एप्लीकेशन पर फटाफट चले जाइएगा, वहां पर आपको ये PDF जो है वो डेली डाल दी जाती है। साथ में अंकित तिवारी ऑफिशियल GS जो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, इस पर भी मैंने PDF जो है वो डाल देनी है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, आज मैंने इस पर 600 प्रश्नों की एक स्टैटिक जीके की साथियों पूरी PDF डाल दी है। स्टैटिक जीके 99% साथियों ध्यान रखना प्रश्न इसी स्टैटिक जीके की क्लास से आपको मिल जाएंगे। जो 20-25 स्टैटिक के सवाल आने हैं ना वो आपको इसी PDF में मिल जाएंगे। तो साथियों आप प्लीज एक बार उस PDF को जरूर देखिएगा। अगला सवाल देखो, क्योंकि मैं जानता हूं कितना वैल्यूएबल है साथियों। इस समय एग्जाम के टाइम पर मैं वो सारे ब्रह्मास्त्र अपना लूंगा जो तुम्हारे पेपर में तुम्हें नंबर दिलाएं। एक भी नंबर कम नहीं होगा, एक भी नंबर इधर से उधर नहीं होगा। आज की क्लास में जितने भी साथियों ध्यान रखना आंसर मैं बता रहा हूं, पढ़ के देख लेना, पेपर में सीधे फंसेंगे। समझ में आया। होशियार, खबरदार और जबरदस्त तरीके से एक एक सवाल को करने की ताकत रखो सभी के सभी। यकीन मानिए मैं फिर कह रहा हूं 500 प्रश्न स्टैटिक जीके के बहुत होते हैं, मैंने 600 से ज्यादा डाल दिए साथियों। 2 स्लाइड है, एक 135 पेज की है और दूसरा 484 पन्ने की। ध्यान रखना बहुत होते हैं इतने सवाल स्टैटिक जीके। बताइए अगला सवाल 712 में भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण जो है वो किसके समय किया गया था। हम सभी लोग जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम जो था उसी के समय साथियों किया गया था। इस समय सिंध के क्षेत्र पर यह आक्रमण हुआ था। तो सिंध का राजा पूछ देता है कौन था, तो सिंध के राजा प्यारे साथियों दाहिर हुआ करते थे जिनके समय यह आक्रमण हुआ था। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर आपका 40 कह रहा है महमूद गजनवी के भारत पर कुल कितने आक्रमण जो हैं वो प्यारे साथियों हुए हैं, जल्दी से बताइए। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। इसमें उसका 16वां आक्रमण जो था साथियों सोमनाथ मंदिर पर जो उसने किया था, तो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण उसका बहुत पूछा जाता है, आप लगा लेना। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर साथियों आपके सामने 41 महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। महमूद गजनवी के जब आक्रमणों को पढ़ते हैं तो प्यारे साथियों सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण उसका सोमनाथ मंदिर का 16वां आक्रमण था। ये आप सभी लोग याद रखना, क्योंकि इस आक्रमण में उसने इतना पैसा इतना धन लूट लिया कि उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये आप सभी लोग नोट कर लेना। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 42 महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत का विद्वान अलबरूनी जो है उसने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो बताइए जल्दी से किसने की थी भैया, अलबरूनी के ग्रंथ को आप सभी लोग याद रखना, जल्दी से बताइए फटाफट। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी उस PDF में आंसर नहीं भेजे। उस PDF में इसलिए आंसर नहीं भेजे, पहले तुम उन 600 सवालों के आंसर निकालो। जो PDF भेजी है उसमें आंसर नहीं है, 600 सवालों के तुम आंसर निकालो। अगले 48 घंटे के अंदर उनके आंसर में डाल दूंगा।
लेकिन मैं आपको मौका दे रहा हूं कि 48 घंटे में आप सवाल सॉल्व कर लें। बाकी टेंशन मत लीजिएगा, आंसर डाल देंगे और अगर आप कहोगे तो उसका डिटेल में सोल्यूशन भी आपको करा देंगे यूट्यूब मैराथन क्लास में किसी। साथियों ध्यान रखना, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताइए कौन सी किताब की रचना की? अलबरूनी ने साथियों किताब उल हिंद, जिसको तहकीकात उल हिंद भी कहते हैं, तो तहकीकात उल हिंद भी कहते हैं। प्यारे साथियों ध्यान रखना, इस ग्रंथ की रचना जो है वो साथियों इन्होंने की थी। अगला सवाल देखो 43 नंबर, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को साथियों पराजित कर दिया था? तो मोहम्मद गौरी को पराजित किया था 1178 में गुजरात की नाइक देवी नाम की शासिका ने। सभी लोगों को याद होगा, बताइए भारत का पहला शासक कौन था जिसने गौरी को पराजित किया था? तो गुजरात के शासक ने 1178 में नाइक देवी ने पराजित किया। और जब उनका ऑप्शन ना दे तो पृथ्वीराज चौहान फिर लगाना, क्योंकि इन्होंने 1191 में तराइन के युद्ध में साथियों ध्यान रखना पराजित किया था। तो ये तो भाई साहब दूसरे शासक हुए। पहले नंबर पर तो नाइक देवी थी, अब वो ऑप्शन ही नहीं दिया तो क्या करें, कोई बात नहीं, पृथ्वीराज से काम चला लेंगे। शाहनामा के रचयिता जो हैं वो सारे साथियों ध्यान रखना फिरदौसी हैं, लगा लेना। अमीर खुसरो ने नूर सिपीहर नाम का ग्रंथ जो है वो प्यारे साथियों लिखा है, नूर सिपीहर। अगर आप कहें तो इनके सबके लिखा दूं रचनाएं, लिखा दूं सबकी रचनाएं। मिनहाजुद्दीन हसन निजामी ने जो है वो ताज उल नासिर नाम का ग्रंथ लिखा है। ताज उल नासिर ग्रंथ जो है वो प्यारे साथियों लिखा है। हद से गुजर जाने दीजिए ऐ सनम, मोहब्बत भी की है तो जालिम तुझसे की है। जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं तुम समझ गए होगे। मिनहाजुद्दीन सिराज ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ताजुल नासिर। मिनहाजुद्दीन ने साथियों तबकात नासिरी लिखी है, तो तबकात नासिरी ग्रंथ की रचना की है। इसमें रजिया के प्रेम के बारे में बताया गया है। अमीर खुसरो की साथियों रचनाएं बहुत सारी हैं। ऐ जालिम मैं तुझे बताना नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं प्रश्नों पर तुम उलझोगे, समय लगेगा। जैसे इन्होंने तुगलकनामा, तूतीनामा, नूर सिपीहर, आसिका जैसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, आप सभी लोग नोट कर लेना। अगला सवाल देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी पोलो का खेल खेलते समय प्यारे साथियों हो गई थी? इसी को घुड़सवारी का टेस्ट कहते हैं। साथियों इसकी मृत्यु लाहौर में हुई थी, नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों घुड़सवारी खेल रहा था, अचानक से कई घोड़े इसके ऊपर आकर गिर गए, जिसकी वजह से साथियों इसकी डेथ जो है वो प्यारे साथियों हो जाती है। ध्यान रखना, समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपने प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेर को बताया है, बाणभट्ट प्लीज सर थोड़ा सा प्रयाग प्रशस्ति का लेखक एक बार देख लेते हैं, है ना, जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी लोगों के सामने है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना अरे समुद्रगुप्त के समय बाणभट्ट ने की थी, हरिसेन ने, ओहो हरिसेन ऑप्शन में ही नहीं दिया है। देखो एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, इसका उत्तर जो है वो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। प्रयाग प्रशस्ति जो किताब है वो वास्तव में साथियों ध्यान रखना समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में बताता है, तो लिख लेना समुद्रगुप्त जो है उसकी उपलब्धियों के बारे में बताता है। अब इसमें प्यारे साथियों होना उत्तर चाहिए था हरिसेन, क्योंकि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। लेकिन जब ऑप्शन में हरिसेन नहीं है तो आप इन तीनों को तो लगा नहीं सकते थे। साथियों ध्यान रखना इस किताब का विस्तार जो है वो हर्षवर्धन के समय, प्यारे साथियों हर्षवर्धन के समय किसने किया है? तो बाणभट्ट ने किया है। तो आप सभी लोग लगा सकते हो हर्षवर्धन के समय, आप सभी लोग लिख लेना हर्ष के समय विस्तार जो है वो प्यारे साथियों बाणभट्ट ने किया है। इस वजह से इसका उत्तर जो है वो बाणभट्ट हो जाएगा, बाकी और इसमें कोई हो नहीं सकता। प्यारे साथियों 38 नंबर सवाल जिसका जिसका ना आया हो बिना झिझक पूछ लेना। मैं फिर कह रहा हूं दूसरा ऑप्शन आप देख लो, हरिसेन ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर किसे लगाओगे आप, मुझे बताइए। जब है ही नहीं तो भैया कैसे लगाओगे आप उसे, है ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं कह रहा हूं भगवान जो दशरथ जी थे उनके 4 बेटे थे, उनमें से सबसे बड़ा बेटा कौन था? 4 ऑप्शन है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और इनमें से कोई नहीं। माफी चाहूंगा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और कुछ भी लगा लीजिए, साथियों सुग्रीव लिख लीजिए। तो आप किसे लगाएंगे? अब राम जी तो है नहीं तो फिर दशरथ जी के बेटे फिर भरत को लगाना पड़ेगा सबसे बड़ा बेटा। तो किसे लगाओगे फिर तुम बताओ? दशरथ जी को लगाओगे। तो ऐसे उसका उत्तर मैंने बता दिया था। अब तुम कहते तो मैं डिटेल में बता देता, मुझे लग रहा था शायद आपको पता हो जाएगा। तो समझ में आया? अब अगला देखो, भारत की प्रथम महिला शासिका, ये यूपीएसआई का सवाल है, हमारा नहीं है, यूपीएसआई। साथियों नोट करके लिख लो, मैं डेट बता देता हूं 26
मतलब 2026 में 14-15 मार्च के पेपर में किसी शिफ्ट में आया हुआ सवाल है साथियों। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान। मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरा दोस्त नहीं, यूपीएसआई वालों को पकड़ो और उसको एक बार समझाओ कि भैया ये क्या बता रहे हो, समझ में आया? जल्दी से बताइए सर, प्लीज बताइए। टेस्ट सीरीज में बहुत ही शानदार 51 क्वेश्चन बन रहे हैं भैया। 51 वाले थोड़ा रुक जाइए, अभी मैं बाद में तुमसे आज बात करता हूं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला इनमें से पहला शासक कौन था? तो साथियों महमूद गजनवी था, जिसने प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना होगा पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी। लेकिन 1221 में प्यारे साथियों ध्यान रखना, बगदाद के खलीफा से साथियों उपाधि कौन प्राप्त करता है? तो बगदाद के खलीफा से साथियों ध्यान रखना, खलीफा से साथियों ध्यान रखना उपाधि धारण करने वाला। अच्छा, यहां पर कह रहा है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन सा था? तो पहला शासक भारत का इल्तुतमिश को लगाते हैं। जबकि पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति साथियों ध्यान रखना आपको गजनवी मिल जाएगा। अब सवाल को देखना कितना गजब का सवाल था, मतलब मेरे हाथ में इतनी कमान होने के बाद भी मैं आपसे कह रहा हूं इस प्रश्न में तुम में से 90% फंसोगे। प्रथम शासक कौन था? शासक मतलब जिसने शासन किया हो। गजनवी शासन नहीं करता, ये तो लुटेरा था। साथियों पहला व्यक्ति था जिसने खलीफा से उपाधि सुल्तान की प्राप्त की थी और खलीफा से कसम खा के वादा किया था कि भारत पर हर साल आक्रमण करेंगे। समझ में आया? इसका उत्तर सही दिशा में चलना। अगला देखो, कह रहा है बताइए मोहम्मद गौरी की हत्या किस नदी के किनारे प्यारे साथियों की गई थी? आप सभी लोग जानते हैं खोखरों ने उसकी हत्या तब कर दी थी जब वो नमाज अदा कर रहा था। समझ में आया? जल्दी से बताओ कब की थी? तो खोखरों ने साथियों ध्यान रखना जब वो नमाज अदा कर रहा था तब साथियों ध्यान रखना उसकी हत्या प्यारे साथियों कर दी गई थी। तो खोखरों को साथियों ध्यान रखना जब वो नमाज अदा कर रहा था साथियों ध्यान रखना उसकी हत्या जो है वो प्यारे साथियों कर दी थी। तो जल्दी से बताइए किस नदी के किनारे की थी? फटाफट उत्तर देखिए। क्वेश्चन कह रहा है सिंधु, साथियों इसके बाद रावी, झेलम या चिनाब। साथियों सभी लोग नोट कर लेना, जब वो झेलम नदी के किनारे नमाज अदा कर रहा था तभी उसकी हत्या कर दी गई थी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 49। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हुई है और उसका अंतिम साथियों आक्रमण जो है, अंतिम या 17वां आक्रमण जो है वो प्यारे साथियों 1027 में भारत पर हुआ था। ये भी आप नोट कर लेना। अगला कह रहा है बताइए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक जो है वो प्यारे साथियों कब बना था? 1073 में, 86 में, 91 में या साथियों ध्यान रखना 1206 में। 1206 में तो प्यारे साथियों उसकी डेथ जो है वो हो गई थी। हम सभी लोग जानते हैं गौर मतलब अफगानिस्तान का क्षेत्र और ये अफगानिस्तान के क्षेत्र का शासक जो है वो 1073 में बना था। पहला आक्रमण कब किया भारत पर? तो पहला आक्रमण प्यारे साथियों ध्यान रखना, पहला आक्रमण वो भी भारत पर, तो ध्यान रखना इसने साथियों आपको याद होगा 1000 कब किया था? 1175 में किया था। ध्यान रखना सिंध पर किया था, या आप नोट कर सकते हो पहला आक्रमण इसी समय किया था। तो ये इतिहास के पहले 50 सवाल थे, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इनको उड़ा दोगे। यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वाले हर एक विद्यार्थी के पास ये हमारी होमगार्ड की टेस्ट सीरीज जरूर पहुंच गई होंगी। इन टेस्ट सीरीज को आप इस प्रकार से पाएंगे, आपसे मैं फिर कह रहा हूं इनको जल्दी से मंगा लीजिए और अपने घर तक साथियों ध्यान रखना इनके सिलेक्शन के लिए साथियों इंतजार कर लीजिए। थोड़ा सा बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएंगी, 4 से 5 दिन में सबको मिल रही हैं, कोई दिक्कत है नहीं। जल्दी से बताइए फटाफट। सर मेरे 75 से लेकर 90 तक अंक बन रहे हैं, बाद में क्लास के बाद करेंगे, सारे बच्चों से आज कर लेंगे लेकिन अभी पहले कर लीजिए। बताइए तराइन का पहला युद्ध इनमें से कब और किसके बीच साथियों हुआ था? तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और साथियों गौरी के बीच लड़ा गया था। तो 1191 में साथियों ध्यान रखना पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। इसमें साथियों पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी, तो नोट करके डाल लेना। अगला सवाल देखिए 52 नंबर। बलबन इनमें से किस वंश का शासक था? तो बलबन इनमें से गुलाम वंश का प्यारे साथियों ध्यान रखना आपको शासक जो है वो मिल जाएगा। तो बलबन किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का शासक था। सभी लोग लाइक वाइक कर लिया करो, घर क्या बटन ले जाओगे क्या लाइक वाला अपने? चलो आ जाओ जल्दी से। 53 नंबर सवाल कह रहा है बताइए कुतुब मीनार का निर्माण किसने साथियों करवाया था? तो
तो कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने रखी थी। साथियों इल्तुतमिश ने इसका निर्माण जो है वो प्यारे साथियों करवाया था। तो ये पूछा जाता है, बताइए निर्माण किसने करवाया था? इसने केवल नींव रखी थी और इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल कह रहा है तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक कहीं दिया है, इसी को कहा जाता है। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत में सूफी संप्रदाय को किसने बढ़ावा दिया? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को जब आप पढ़ेंगे तो वो पहले सूफी कहे जाते हैं। सूफी परंपरा को लेकर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का नाम आता है। सारत में सबसे पहले सूफी कौन थे? तो सभी लोग याद रखना, पहले सूफी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। नोट करके डाल लेना, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है, मुइनुद्दीन चिश्ती जो है उनको माना जाता है, इनकी दरगाह अजमेर में पड़ती है। प्यारे साथियों ध्यान रखना, इल्तुतमिश जो था उसने सूफी संप्रदाय को क्या किया? बढ़ावा दिया। 56 नंबर सवाल कह रहा है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इनमें से कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था, इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। 1526 में बाबर द्वारा युद्ध मैदान में मारा जाता है। उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका या दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास जो है वो साथियों किया, अलाउद्दीन ने किया था। 4 बड़े राज्यों को पराजित कर दिया था। बताइए 59 नंबर दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? सबसे बड़ी केंद्रीय सेना इल्तुतमिश की सबसे बड़ी केंद्रीय सेना अलाउद्दीन की थी, जिसमें लगभग 6 लाख के करीब साथियों घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे। तो सबसे बड़ी इसी की सेना थी और पहली बार इसी ने रखी थी। बताइए इनमें से कौन गुलरुखी के उपनाम से प्यारे साथियों कविताएं किया करता था? सिकंदर लोदी का नाम जब पढ़ेंगे तो यही किया करता था। इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का यात्री बनकर हमारे देश में आया था। तो ये कहाँ का था? तो मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का रहने वाला था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में भारत की यात्रा की थी और इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है रेहला। प्यारे साथियों ध्यान रखना। अगला सवाल चलेंगे, हसन निजामी ने ताजुल नासिर ग्रंथ की रचना की। 1253 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। देखो बहुत डिटेल में पढ़ाने की अब जरूरत है नहीं, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लोगे नंबर उसी से अब आपके बढ़ेंगे, आप सभी लोग याद रखना। अगला सवाल कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय बताइए इनमें से देवगिरी जो है उसका शासक कौन था? तो रामचंद्र देव जो है वो देवगिरी के शासक थे, जिनको राय रायान के नाम से भी प्यारे दोस्तों जाना जाता है। जल्दी से बताइए फटाफट से। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल जो 1206 से लेकर साथियों 1526 तक चलती है, उसमें सबसे पहले भू राजस्व का प्रथम साथियों ध्यान रखना आप सभी को बताना है अधिकारी कौन था। जल्दी से बताइए फटाफट, बहुत ही शानदार जबरदस्त, एक एक सवाल को अच्छे से बताइएगा। बताइए कौन था? आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, बातें नहीं करेंगे। साथियों आपने सुना होगा अलाउद्दीन ने खुत मुकद्दम और चौधरी इनके अधिकारों को खत्म कर दिया था। खुत मुकद्दम और चौधरी लिख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी थे। खुत मुकद्दम साथियों ध्यान रखना और चौधरी, इनके अधिकारों को अलाउद्दीन ने खत्म किया था। ये सल्तनत काल में भू राजस्व के सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी हुआ करते थे। लिख लीजिएगा खुत मुकद्दम चौधरी। अलाउद्दीन ने इन्हें समाप्त कर दिया था। आप चाहो तो ये भी लिख लेना कि अलाउद्दीन ने क्या कर दिया था? इन्हें समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, समाप्त। अगला सवाल 63 नंबर, दिल्ली सल्तनत के काल में किस भाषा को राजभाषा दिया गया दर्जा? साथियों फारसी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। एक प्रश्न पूछा जाता है फारसी का स्वर्णकाल किसका दौर था? तो फारसी का स्वर्णकाल अकबर का समय था। फारसी का स्वर्णकाल जो है वो लिख लेना, स्वर्णकाल जो है वो अकबर का दौर था, अकबर का। साथियों ध्यान रखना अकबर। और अगर कह दे संस्कृत का स्वर्णकाल किसका दौर था? तो संस्कृत का स्वर्णकाल साथियों ध्यान रखना स्वर्णकाल, तो ये साथियों गुप्त काल को कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है गुप्त काल। और अगर किसी राजा का नाम दे दे तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को लगाइएगा, उन्हीं का काल कहा जाता है। 64 नंबर कह रहा है रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश जो था उसकी बेटी थी। 1236 से लेकर साथियों 1240 तक शासिका रही थी। इसको इसके महिला होने का केवल और केवल दंड मिलता है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 65, बताइए गुलाम वंश की स्थापना इनमें से कब की गई थी?
गुलाम वंश में आपको 3 वंश देखने को मिलेंगे साथियों। पहला वंश आपको इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके द्वारा स्थापित किया गया वंश ऐबक वंश दिखेगा, जो 1206 में आया था और प्यारे साथियों 1290 तक देखने को मिलता है। फिर आपको इल्तुतमिश का साथियों शमसी वंश और फिर बलबन का साथियों बलबनी वंश जो है वो देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 66, गुलाम वंश की स्थापना इसमें से किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला सवाल देखिए साथियों, बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक किसका इनमें से गुलाम था? तो गौरी का केवल और केवल गुलाम था और किसी का नहीं। ये सवाल आपको देखने में लग रहे होंगे हल्के, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं यूपी होमगार्ड का पेपर देने जा रहे हो, इतिहास के मैं वो 100 सवाल ऐसे लाया था जिनको तुम हल्के टाइट ये देखकर नहीं बल्कि सॉल्व करके देखना कि क्या तुम्हारे 100 में 100 आ रहे हैं। गुलाम वंश के शासकों में कौन सी अपनी दूरदर्शिता और कुशल प्रशासनिक क्षमता के लिए इनमें से जाना जाता था? जल्दी से बताइए फटाफट से। सिर्फ और सिर्फ ये देखना कि तुम्हारे कितने नंबर जो हैं वो प्यारे साथियों बनते हैं। दूरदर्शिता की और साथियों कुशल क्षमता के लिए हमारे दिल्ली सल्तनत का केवल और केवल एक ही व्यक्ति है, इल्तुतमिश, जो साथियों ध्यान रखना इल्तुतमिश जो है वो प्यारे साथियों जाना जाता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसने प्रशासनिक ढांचा बनाया, दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व दिया और मंत्रालय बनाए थे। अगला सवाल देखिए, गुलाम वंश के शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापत्य कला और संस्कृति के विकास में क्या योगदान दिया था? तो साथियों उन्होंने मंदिरों को नष्ट कर उनकी जगह मस्जिदें बनवाई थी। उन्होंने कला और संस्कृति के सभी प्रारूपों को प्रोत्साहन दिया, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने केवल फारसी संस्कृति को बढ़ावा दिया। आप सभी लोग जानते हैं साथियों उन्होंने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि करी। उन्होंने कला और संस्कृति के सभी प्रारूपों को प्रोत्साहन दिया, चाहे मस्जिद हो चाहे मकबरा हो। इल्तुतमिश ने स्वयं साथियों ध्यान रखना मदरसे तक बनवाए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। लिख लीजिएगा, पहले ये एक संस्कृत कॉलेज था जिसे तोड़ दिया गया था। 71 नंबर, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज आधुनिक भारत आ चुका है, इसकी स्थापना 1828 में हम सभी लोग जानते हैं की थी। आधुनिक भारत में थोड़ा सा स्पीड बनाइएगा, बढ़िया नंबर आते हैं। बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जो हैं इनका जन्म कहां पर हुआ था? सभी लोग जानते हैं इनके पिताजी जो थे वो बंगाल के एक बड़े साथियों ध्यान रखना धनाढ्य व्यक्तियों में आते थे और ये हुगली वेस्ट बंगाल के पास साथियों ध्यान रखना जन्म लेते हैं। तो लगा लेना हुगली जो है ये वेस्ट बंगाल में है, आप सभी लोगों को याद रखना है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इनमें से कहां पर प्राप्त की? वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे यानी साथियों। इन्होंने अपनी पहली शिक्षा जो है वो पटना के पास बिहार में आकर के प्राप्त की थी, क्योंकि पटना उस समय साथियों ध्यान रखना शिक्षा और संस्कृति के लिए बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र कहा जाता था। अगला सवाल अब देखो, कुछ कहेंगे गुरुजी कलकत्ता से ही ली होगी, नहीं पटना से ली है। ध्यान रखना ये प्रश्न पेपर में आता है, कहां से ली है? पटना से। अगर कलकत्ता होता ना तो आप तुरंत लगा लेते, क्योंकि कलकत्ता तो वहीं पर पड़ता है साथियों, ध्यान रखना। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, कह रहा राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके लिए किस पद पर कार्य किया था? जल्दी से बताइए, बहुत ही शानदार जबरदस्त। सर स्टैटिक जीके की 600 सवाल वाली पीडीएफ जो है उसमें आंसर का कोई पॉइंट नहीं है। नहीं है बेटा, मैंने जानबूझ के दिया है। तुम कम से कम 2-3-4 दिन साथियों या संडे तक, अगले संडे तक लगाओ उनको बढ़िया तरीके से और फिर बताना कितने नंबर आ रहे हैं उसमें। हाँ पीडीएफ मैंने भेज दी है आप सभी लोगों के लिए, तो उसको आप देख सकते हैं। बताइए राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किस पद पर कार्य किया था? न्यायाधीश के रूप में, सूबेदार या दीवान? दीवान के पोस्ट पर साथियों ये काम करते थे। दीवान मतलब राजस्व का एक अधिकारी टाइप का होता था, ध्यान रखना। अगला सवाल कह रहा है ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम जो है वो इनमें से क्या रखा गया था? ब्रह्म समाज जो है वो प्रारंभ में ब्रह्म सभा कहा जाता था और इसी का नाम साथियों ध्यान रखना हम सभी लोग ब्रह्म समाज के रूप में 1828 में पढ़ते हैं। आत्मीय सभा तो 1815 में इन्होंने ही बनाई थी, राजा राम मोहन राय ने। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमेटी जो है उसकी स्थापना प्यारे साथियों हम सभी लोगों को बताना है किसने की थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना बताइए इनमें से किसने की थी? जल्दी से बताइए फटाफट, आप सभी लोगों को बताना है कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी थी उसकी स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए फटाफट। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है बताइए जल्दी से फटाफट किसने बनाया था? तो जल्दी से बताइए फटाफट किसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए।
फटाफट। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी द्वारकानाथ टैगोर ने। अरे भाई साहब फंस गए तुम। जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमेटी है इसको प्यारे साथियों 1854 में जब वुड डिस्पैच एक्ट आया था उस समय बनाई गई थी। इसका मतलब इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर साथियों 77। ब्रह्मनिकल नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था? ब्रह्मनिकल नाम की एक अंग्रेजी पत्रिका थी जिसका संपादन आपको बताना है इनमें से कौन करता था। फटाफट देखिए बहुत ही शानदार से सवाल है। अगर 10 सवालों में भी तुम फंस गए ना तो समझना कि आज की क्लास तुम्हारा लेना सार्थक हो गया। कम से कम 10 सवाल तो नए मिले। ब्रह्मनिकल नामक मैगजीन जो है वो प्यारे साथियों ध्यान रखना राजा राम मोहन राय की ही थी। सभी लोग जानते हैं इन्होंने कई समाचार पत्र भी निकाले थे जैसे बंगदूत, संवाद कौमुदी, ये सब इन्हीं के थे। आप सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे। अगला सवाल बताइए इनमें से राजा राम मोहन राय जो है उनकी मृत्यु जो है वो ब्रिस्टल लंदन में हुई थी जब वो पेंशन बढ़वाने के लिए गए थे 1833 के वर्ष में, और इसी साल उनकी साथियों डेथ हो गई थी। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा का टाइटल दिया था। बताइए राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है वो इनमें से किसके हाथ में आ गया था? साथियों हम सभी लोग जानते हैं, नाम आपने सबने सुना होगा। इनमें से बताइए किसने नेतृत्व किया था? तो द्वारकानाथ टैगोर का नाम सबने सुना है और साथ में पंडित विद्यासागर जो है विद्या भाग्य जी, इन दोनों लोगों ने मिलकर के किया था, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला कह रहा है दयानंद सरस्वती जी के इनमें से आध्यात्मिक गुरु या वास्तविक साथियों इनमें से गुरु कौन थे? तो वास्तविक रूप में साथियों इनके गुरु कौन थे? राजा राम मोहन राय, चंद्रसेन, साथियों दयाल सिंह या स्वामी विरजानंद। हम सभी लोग जानते हैं बनारस के एक बड़े प्रसिद्ध पंडित थे जिनको हम सभी लोग स्वामी विरजानंद जी के नाम से जानते हैं। तो आप सभी लोग कहेंगे सर स्वामी विरजानंद जी जो थे वो साथियों इनके आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं, यानी आपका उत्तर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है बताइए 1863 में धर्म प्रचार के लिए दयानंद सरस्वती जी ने कहा था पाखंड खंडनी पताका लहराई। साथियों ये 1873 का वर्ष था जब इन्होंने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका जो है वो प्यारे साथियों फहरा दी थी। कैलिफोर्निया में शांति का आश्रम या शांति आश्रम की स्थापना इनमें से राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, इनमें से किसने की थी? सबसे पहले अनुमान लगाइए, क्या दयानंद सरस्वती जी वहां पर गए थे? आप कहेंगे गुरुजी नहीं गए थे। राजा राम मोहन राय गए भी थे तो पेंशन बढ़वाने और उनकी डेथ हो गई थी, तो ये दोनों लोग तो आपका होंगे नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने ही यहीं पर स्थापना कराई थी शिकागो धर्म सम्मेलन के बाद में। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में हुआ धर्म सम्मेलन था, वहां पर भाग लेने जाते हैं। इसके बाद भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का पहला गवर्नर नियुक्त किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं, आपने पढ़ा होगा अल्मीडा को। इसी ने साथियों नीले समुद्र की नीति जो है वो चालू कराई थी जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। याद करिए ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी? इसी ने चलाई थी, सभी ने पढ़ा होगा 1505 के करीब। अगला सवाल कह रहा है बताइए 1505 में दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री, पहली वाली तो कोच्चि में स्थापित हुई थी। पहली कहां पर लगाई गई थी? कोच्चि में लगाई थी, ध्यान रखना। पहली वाली पुर्तगाली फैक्ट्री कहां पर लगी थी? तो कोच्चि में लगी थी, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे प्यारे साथियों पहली फैक्ट्री बता दो कहां पर, तो पहली वाली कोच्चि में लगाई गई थी, ध्यान रखना, कोच्चि में। उस समय तक फैक्ट्री केवल एक गोदाम हुआ करती थी और दूसरी वाली इन्होंने कन्नूर में लगाई थी, ध्यान रखना। अगला कह रहा है ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले समुद्र की नीति, अभी आपको बताया फ्रांसीसी गवर्नर अल्मीडा ने 1505 से लेकर 9 तक राज किया है, उसी ने चलाई थी। ये आप सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखिए 87 नंबर, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में इनमें से 28 दिसंबर 1885 को डब्ल्यू.सी. बनर्जी जी के अध्यक्षता में किया गया था। वो ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आप सभी लोग इसको अच्छे से जानते भी हैं। क्लियर है? जल्दी से बताइए फटाफट से, आप सभी का उत्तर जो है वो आ जाना चाहिए। एक एक सवाल को अच्छे से टैकल करना है। सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का इनमें से वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस समय लॉर्ड डफरिन का शासनकाल चल रहा था। आप सभी लोग जानते हैं 1884 में आया था और 1888 तक ये रह के गया था। अगला सवाल देखिए 89 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इनमें से प्रथम अध्यक्ष किसे माना जाता है? तो साथियों आपने पढ़ा होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बॉम्बे में अध्यक्षता मिली थी। हम सभी लोग लगा लेंगे इन्हीं को। साथियों बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में पढ़ेंगे। 1887 में मद्रास में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था। ये मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में पहली बार अध्यक्षता करते हैं, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए बहुत ही शानदार, कांग्रेस की स्थापना के बारे में। सेफ्टी वाल का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? ये साथियों हम सभी को याद होगा
सेफ्टी वाल की थ्योरी जो है ये लाला लाजपत राय जी की है। अब लाला लाजपत राय जी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो साथियों मिल बांट करके क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों के साथ संधि कर रहे हैं। तो इस क्रम में प्यारे साथियों उन्होंने ये काम जो है वो किया था, आप सभी लोगों को याद होगा। तो बताइए इनमें से सेफ्टी वाल की थ्योरी का सिद्धांत जो है वो साथियों किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले या लॉर्ड लिटन? इनमें से साथियों किसी ने नहीं दिया था। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे इसका आंसर क्या है तो लाला लाजपत राय हैं। सेफ्टी वाल की थ्योरी का मतलब था कि साथियों कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम को आड़ में रख करके की गई थी। तो इसका उत्तर जो है वो लिख लीजिएगा, कोई नहीं है, कोई नहीं। याद रखना, मैं गलत क्यों लिखाऊं आपको, जब इसका आंसर लाला लाजपत राय है तो प्यारे साथियों फिर इनमें से आप कोई मत लगाइएगा। अगला सवाल कह दे, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज जो है ये 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसी में किया गया था, ध्यान रखना। बताइए स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? स्वराज जो है हम सभी लोग जानते हैं हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1916 में सबसे पहले साथियों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, लेकिन साथियों ध्यान रखना स्वराज को एक प्रस्ताव के रूप में साथियों गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में रखा था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन में जब दिया है तो 1905 गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आप सभी लोग याद रखना, इन्होंने ही साथियों पहली बार ये प्रस्ताव जो है वो प्यारे साथियों रखा था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के समय सभी लोगों को याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्ताव जो है वो प्यारे साथियों रखा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम साथियों ध्यान रखना 1905 में बनारस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करते समय प्रस्ताव रखा था। तो लगा लीजिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के साथियों सर्वप्रथम किसने रखा रूप में? तो सबसे पहले बनारस कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने ही रखा था, ध्यान रखना, सभी को याद होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूले को मानते हैं, आप सभी लोग लगा लेना। अगला 94 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार की घोषणा जो है वो प्यारे साथियों कर दी गई थी? जल्दी से बताइए फटाफट, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, एक एक प्रश्न को एकदम भूसा बना दो, सवाल बच के नहीं जाना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं जल्दी से बताइए। एक एक सवाल जो है वो साथियों ध्यान रखना, एक भी बार बच के नहीं जाना चाहिए। जल्दी से बताइए फटाफट, अगला सवाल देखिए और फटाफट उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। कह रहा है बताइए इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार का साथियों पहली बार प्रयोग जो है वो प्यारे साथियों किया गया था? जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए फटाफट। टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे, थोड़ा टाइम दीजिए आप सभी लोग। साथियों ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे किस अधिवेशन में स्वदेशी और साथियों बहिष्कार के आंदोलन को मंजूरी दी गई थी तो जल्दी से बता डालिए फटाफट। बहुत अच्छे सवाल है आज की क्लास में, एक एक प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही तरीके से बताना है। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे 94 नंबर आए हैं, बहुत ही शानदार, अभी तो हम 94 नंबर के प्रश्न पे चल रहे हैं, ये तो एक अचंभित करने वाली बात हो गई ना। साथियों जल्दी से बताइए किस अधिवेशन में साथियों स्वदेशी? तो बनारस, आप सभी को याद होगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उसी साल बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा अभ्युदय नामक पुस्तक जो है वो इनमें से किसका था? मदन मोहन मालवीय जी के बारे में जब पढ़ेंगे तो उन्होंने अभ्युदय नाम का समाचार पत्र जो है वो प्यारे साथियों लिखा था, तो मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला सवाल देखो, कह रहा है इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर। साथियों इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी का नाम जब पढ़ेंगे आप सभी लोगों को पता चल जाएगा, उन्हीं की प्यारे साथियों एक बहुत सुंदर सी किताब है, तो सभी लोगों को याद रहेगा राजेंद्र प्रसाद जी की किताब है। अगला सवाल देखिए 97, अनहैप्पी इंडिया या दुखी भारत जो है वो प्यारे साथियों लाला लाजपत राय की किताब है, सुधारक इनका समाचार पत्र गोखले का था। साथियों जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला सवाल 98 नंबर, इंडिया विंस फ्रीडम नाम की पुस्तक जो है वो इनमें से साथियों किसने लिखी है? आप सभी लोगों को याद रखना होगा, हमारे यहाँ अबुल कलाम आजाद जी हैं, इन्होंने साथियों ये किताब जो है वो प्यारे दोस्तों लिखी थी, आप सभी लोगों को याद रखना होगा। कोई डाउट हो बिना झिझक पूछ सकते हो आप सभी लोग। आज की क्लास में आप सभी लोगों के सामने साथियों ध्यान रखना, ये सवाल जो है मैंने कराए हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। साथ में आपके सामने हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है इसको याद कर लेना, मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखी थी, इसको आप सभी लोग 99 नंबर का सवाल डाल लेना।
और 100 नंबर का सवाल है, बताइए पाकिस्तान नाम शब्द सबसे पहले 1933 में रहमत अली ने दिया था। अब आपको एक होमवर्क में सवाल बताना है कि मुस्लिम, साथियों ध्यान रखना, के लिए अलग देश की मांग पहली बार इनमें से किसने की थी। तो ये हमारा होमवर्क का सवाल होगा। आज की क्लास में हम लोग प्यारे साथियों इतने ही प्रश्न रखेंगे। आप में से जो भी विद्यार्थी हमारे साथियों यूपी कांस्टेबल के महाभारत बैच से जुड़ना चाह रहा हो, जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसमें 5000 क्वेश्चंस की साथियों पूरी बुकलेट दी जा रही है। आपके घर तक फ्लिपकार्ट पर ये पहुंचेंगी। साथ में एक आपको कंप्लीट थ्योरी बैच भी फ्री में दिया जा रहा है। ये हमारी होमगार्ड की अंतिम प्रयास की टेस्ट सीरीज है, जिसमें 25 फुल मॉडल पेपर विद ओमार सीट आप तक भेजे जा रहे हैं। तो सभी लोग इनको ऑर्डर कर दीजिएगा, बिल्कुल पेपर जैसी फीलिंग आपको दिला देंगे। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों को कितने नंबर बने हैं ये जरूर बताइएगा। 92 को देखिए, उसमें स्वराज शब्द की मांग एक बच्चा कह रहा है। प्यारे साथियों मैं देख लेता हूं, आप टेंशन मत लीजिए, है ना, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप सभी के सामने सवाल कह रहा है 92 नंबर क्वेश्चन। देख लेते हैं एक बार, टेंशन क्यों लेते हो, है ना। स्वराज की मांग को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम किसने साथियों प्रस्ताव रखा था। तो स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था। प्यारे साथियों, इसको प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो ये प्रस्ताव 1905 के बनारस अधिवेशन में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। बनारस अधिवेशन में प्यारे साथियों गोखले ने रखा था, आप सभी लोग जानते हैं, गोखले ने रखा था। गोखले ने स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा था। साथियों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है। ये साथियों आप सभी लोगों को याद होगा, किसने कहा था। तो तिलक ने कहा था, सभी को याद होगा, तिलक ने 1916 में कहा था। इसी तरीके से 1906 में दादा भाई नौरोजी ने साथियों ध्यान रखना स्वराज शब्द की व्याख्या की थी। तो दादा भाई नौरोजी 1906। अब आपका जो मन करे वो लगा लो, मैंने तो आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको ना दिक्कत हो रही हो तो एक पॉइंट और लिखा दें, और वो ये कि पूर्ण स्वराज की अगर बात कर दे तो पूर्ण स्वराज साथियों ध्यान रखना 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने, साथियों ध्यान रखना आप सभी को पता है लाहौर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव जो है वो रखा था, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो यहां पर आप सभी लोगों को इसका उत्तर जो है वो मिल जाएगा। गूगल सूगल के चक्कर में साथियों ध्यान रखना कभी मत पड़िएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जिनमें से आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फंस जाते हैं, समझ में आया। मैं फिर से कह रहा हूं, आप सभी लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार की साथियों घोषणा की गई थी। 1905 में बनारस कांग्रेस का अधिवेशन ये दिसंबर में हुआ था। साथियों आप सभी लोग जानते हैं, सभी को याद होगा, हमारे भारत में बंगाल का विभाजन जो है वो प्यारे साथियों कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो है वो साथियों ध्यान रखना अक्टूबर में लागू कर दिया गया था 1905। इसी के बाद कांग्रेस का दिसंबर में अधिवेशन हुआ, जिसमें साथियों स्वदेशी और बहिष्कार को आप सभी लोगों को याद होगा दे दिया गया था। 94 नंबर किसने कहा था, हैं ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे मूर्ख बनाने के लिए, पेपर के टाइम पर ये सब करोगे, है कितने नंबर सही हुए जरा ये बताइए आप सभी लोग, है ना। बहुत ही शानदार 51 क्वेश्चन सही होने लगे हैं, 32 से 51 पे पहुंच गए हैं आप, है ना। जल्दी से बताइए फटाफट, आज के इस 100 सवालों की सीरीज में आपके कितने सही हुए इसको आप जरूर बताइएगा क्लास खत्म होने के बाद। और आज की क्लास आपको कैसी लगी इसका भी उत्तर हमें जरूर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके साथियों नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कल एक महामैराथन क्लास है, उसमें भी जरूर आइएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। शाम को 5 बजे से है, ध्यान रखना। जय हिंद जय भारत।